हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th वेलोसिटी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का पावर शेयरिंग पहला चैप्टर है और हम जो है ट्रायल्स कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो भी आने वाली टाइम में जो भी हमारे जो बोर्ड के आपके जो एग्ज़ाम हैं वो लगभग आपके पास 3 महीने बचे हैं टाइम, तो हम इस रिगार्डिंग में जो बहुत ही फास्ट हम इस चैप्टर को करवाएंगे और बहुत आने वाले जो टाइम में जो भी बाकी चैप्टर्स हैं वो भी हम जल्दी से कराने की कोशिश करेंगे। तो बाकी जो स्टूडेंट हैं जो अपनी कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं वो भी इस चैप्टर को देख सकते हैं और जो जिनका बोर्ड का एग्जाम है वो भी इसको देख सकते हैं और जो आगे आने वाले टाइम में जो वीडियोस देखेंगे वो भी इसको जो देख सकते हैं। सो हमारे यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है हमारा पावर शेयरिंग के रिगार्डिंग में यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर लिया है हमने। पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। हालांकि आप 10th क्लास में प्रेजेंट में हो तो आप आगे पहुँच गए होंगे, हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे, लेकिन आज हम रिविज़न कराते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर से। तो पहला है पावर शेयरिंग। देखिए पावर शेयरिंग है क्या, यहाँ पे पहले यहाँ पे है पावर शेयरिंग। सो पावर शेयरिंग का मतलब क्या है, यानी पॉलिटिकल रिगार्डिंग में पावर शेयरिंग का मतलब क्या है, यानी देश में यानी किसी भी कंट्री में जाहिर सी बात है कोई सा भी रूल हो, अगर वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 देशों का एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है बेल्जियम का, ठीक है, बेल्जियम का। दूसरा है हमारे यहाँ पे श्रीलंका का, ठीक है। सो 2 एग्जाम्पल यहाँ पे बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो यहाँ पे हम दोनों एग्जाम्पल में हम देखेंगे एक जगह डेमोक्रेटिक रूल्स फॉलो हो रहा है, दूसरी जगह डेमोक्रेटिक रूल फॉलो नहीं हो रहा है। किसके रिगार्डिंग में, यानी पावर शेयरिंग के रिगार्डिंग में। अब यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना है। आपको पता होगा बेल्जियम जो है वो बहुत छोटा सा देश है यूरोप में, बहुत छोटा सा देश है यूरोप में। लगभग इसकी जो पॉपुलेशन है बहुत कम है और ये लगभग हरियाणा के मतलब बहुत छोटा सा स्टेट है। आप देख सकते हो यूरोप में बहुत ज़्यादा बड़े देश नहीं है। सिर्फ अगर आप रशिया को, जो कि यूरेशिया में आता है, अगर उसको आप हटा दोगे तो लगभग यूरोप में बहुत छोटे जो देश हैं तो उसमें से एक छोटा देश है यहाँ पे आपका बेल्जियम। बट यहाँ पे एथनिक्स, यहाँ पे एक वर्ड आता है एथनिक्स। इसका मतलब क्या होता है, एथनिक का मतलब यहाँ पे है कि वहाँ पे डिफरेंट हो सकता है रीजन, डिफरेंट एथनिक ग्रुप के लोग रह सकते हैं। जैसे वहाँ पे कुछ लोग, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ भी डिफरेंट एथनिसिटीज़ को लोग रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट का है तो थोड़ा सा उसकी एथनिसिटी डिफरेंट हो जाती है। कोई साउथ इंडियन है तो डिफरेंट उसकी एथनिसिटीज़ हो जाती है। इस जैसे अफ्रीकन्स है या या हमारे मान लीजिए चाइना का है या मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका का है, साउथ अमेरिका का है, ठीक है। तो थोड़ा सी एथनिसिटीज़ बोलते हैं इसको। तो ये जो हमारी जो अलग अलग, इसका हिंदी में नस्ल बोलते हैं, यानी अलग अलग ब्रीड के, जैसे डॉग में जैसे ब्रीड होती है तो वैसे इंसानों में जो है अलग अलग नस्ल के लोग हैं तो उसको हम एथनिसिटीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे एथनिसिटी मतलब क्या है कि बेल्जियम में भी बहुत एक तरह के लोग, ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पे सिर्फ एक ही तरह के लोग रहते हैं। बहुत कम ऐसे देश हैं जहाँ पे पूरी तरीके से होमोजेनियस, यानी एक जैसे ही कम्युनिटी के एक जैसी कैटेगरी के लोग रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल पता होगा कि 9th क्लास में हमने पढ़ा था नाजिज्म में एक जर्मन की मेंटेलिटी क्या थी। जो जर्मन की जो नाजिज्म पार्टी आई, जर्मनी में जब नाजी पार्टी आई थी तो उन्होंने एक होमोजेनियस कंट्री बनाने की कोशिश की थी जिसका नाम था वो आर्यन कम्युनिटी। यानी वो कहते हैं कि सिर्फ जर्मन जो है वो सिर्फ वही इस देश में रहेंगे, बाकी कोई भी दूसरे एथनिक जो कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो जूस हैं, चाहे वो रशियंस हैं, चाहे वो हिस्पैनिक्स हैं, वो जो भी अलग जो एथनिक सिटीज़ के लोग हैं उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाए या मार दिया जाए, उनका सफाया किया जाए। जैसे हमने देखा है कि लगभग 60 लाख जूस लोगों को मारा गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे इस एथनिसिटीज़ को फॉलो, मतलब इस रूल को जो है वो फॉलो करा जाता है। यानी जैसे मान लीजिए वहाँ पे डिफरेंस हमारी कंट्री में जो डिफरेंट है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे हमारे देश में जैसे बहुत डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट एथनिसिटीज़ के लोग रहते हैं। तो हमारे यहाँ देश में डेमोक्रेसी है, बहुत कम प्रॉब्लम हमने देखा है यहाँ पे। बट ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे एथनिसिटीज़ के बेस पे बहुत ज़्यादा पावर शेयरिंग के रिगार्डिंग में प्रॉब्लम्स होती है। उसके रिगार्डिंग में जब पावर शेयरिंग के रिगार्डिंग में प्रॉब्लम आएगी तो वो आपस में लड़ाई करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। लड़ाई तो इनके बीच में भी होती थी, बेल्जियम के बीच में भी। तो यहाँ पे हमें देखेंगे मिलेगा पॉजिटिव साइन। इसका मतलब क्या हुआ पॉजिटिव, इसका मतलब रिगार्डिंग में क्या है कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिखाएगा कि इन्होंने अपनी जो पावर शेयरिंग है वो उसको अपने सॉल्व कर लिया। यानी जो प्रॉब्लम थी उनकी एथनिसिटीज़ के बेस पे, हालांकि वहाँ पे ज़्यादा इतनी बहुत बुरी तरीके से कंडीशन नहीं थी जितनी कि श्रीलंका में। यहाँ पे हम देखेंगे नेगेटिव, यहाँ पे एथनिसिटी के बेस पे नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम हो गए आपके, एक है आपका बेल्जियम, दूसरा है श्रीलंका। अब हम पहले से समझ लेते हैं कि श्रीलंका में कौन कौन से लोग रहे थे। फिर श्रीलंका में देखो यहाँ पे 3 लोग हैं। यहाँ पे एक तो है यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखो ये मैप दे रखा है, यहाँ पे 3 कलर का मैप है। यहाँ पे जो रेड कलर का मैप है, यहाँ पे रेड कलर में इसमें यहाँ पे फ्रेंच, यहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ पे पहले फ्रेंच रहेंगे। यहाँ पे दूसरी जगह यहाँ पे है
डच स्पीकिंग, पहले फ्रेंच स्पीकिंग है। दूसरी जगह आपके रहते हैं जो ये जो आपका थोड़ा सा लाइट ग्रीन में जो पोर्शन है, इसमें आपके रहते हैं थोड़ा सा डच स्पीकिंग, ठीक है। और तीसरे यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग, तीसरे जो बहुत छोटे से जो बहुत जो मतलब यहाँ पे आपका साइड साइड में जो है ना, इस तरीके से यहाँ पे आपका मैं थोड़ा सा मार्क लगा देता हूँ यहाँ पे जो है ना, ये जो इसमें जो ब्लू कलर का क्या है, ये यहाँ पे डच, यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग है, ठीक है। तो जर्मन जो स्पीकिंग है, तो यहाँ पे यानी बेल्जियम में 3 तरह की कम्युनिटी रहती है, एक जर्मन बोलने वाले, एक फ्रेंच बोलने वाले और एक जो है आपका डच बोलने वाले, ठीक है। तो मेजोरिटी जो है वो यहाँ पे पूरे देश में देखोगे अब 15 यहाँ पे लिखा हुआ है, 59% जो लोग हैं लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड दे स्पीक द डच, यानी जो पूरे देश में अगर यानी सबसे ज़्यादा यानी जो पूरे ओवरऑल कंट्री में जो है लगभग 59 जो लोग रहते हैं वो डच बोलते हैं। 40% जो लोग हैं यानी डच कितने परसेंट हो गए, यानी डच जो है यहाँ पे ओवरऑल के जो कंट्री 59% है, लगभग 60% मान सकते हैं, ठीक है। और जो फ्रेंच स्पीकिंग है यानी पूरे ओवरऑल कंट्री में वो यहाँ पर आपका है 40%, फ्रेंच आपका है 40%, ठीक है। यानी ओवरऑल कंट्री की बात है पॉपुलेशन में जो मैक्सिमम। बट यहाँ पे दूसरा जो है आपका कैपिटल, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कैपिटल है उनकी यानी जो उनकी राजधानी है कैपिटल, ठीक है, ब्रसेल्स, ठीक है। यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे 80% जो लोग हैं बोलने वाले यानी वो फ्रेंच है, ठीक है। और जो बाकी जो है यहाँ पे क्या नाम है डच वाले जो है वो लगभग 20% है या उससे 20% है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जगह आपको दिखाई दे रही है, 2 जगह प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। एक, हाँ अब देखिए ये ओवरऑल कंट्री की पॉपुलेशन है, ओवरऑल कंट्री की पॉपुलेशन में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो डच स्पीकिंग वाले की है और जो कम बोलने वाले लोग हैं वो फ्रेंच वाले हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर ओवरऑल कंट्री की बात करें तो उसमें डोमिनेंस में डच है, लेकिन अगर सिर्फ राजधानी की बात करें जो उनकी कैपिटल है ब्रसेल्स, यानी जो उनकी कैपिटल है ब्रसेल्स में यहाँ पे देखोगे जो उनकी कैपिटल है, ठीक है, ब्रसेल्स उनकी कैपिटल, बेल्जियम की कैपिटल। जो ब्रसेल्स में जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो फ्रेंच लोग रहते हैं और डच पर्सन यहाँ पे 20% लैग रहते हैं, यानी मेजोरिटी कौन है वहाँ पे कैपिटल में फ्रेंच वाले ज़्यादा हैं और ओवरऑल कंट्री में जो है वो 59% जो डच वाले ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम क्या हुई कि मैक्सिमम जो जॉब वगैरह में रिगार्डिंग, अब क्या होता है कि पावर शेयरिंग की रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्या आती है कि मैक्सिमम अगर वो मेजोरिटी है तो वो अपनी मनमानी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम श्रीलंका में देखेंगे, श्रीलंका में मेजोरिटिज्म को फॉलो किया जाएगा। मेजोरिटिज्म का मतलब क्या है, नेक्स्ट अभी यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इसका मतलब होता है मेजोरिटिज्म का मतलब क्या है, जो ज़्यादा पॉपुलेशन में है वो अपनी मनमानी करेगा। होता क्या, जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि इसके अंदर श्रीलंका में क्या है कि 70% वहाँ पे जो है सिन्हालास कम्युनिटी, अभी श्रीलंका पे नहीं जाएंगे हम, अभी जैसे हम जस्ट हम बेल्जियम को समझने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम जो फ्रांस में जो पावर यानी जो क्या नाम है, जो आपका बेल्जियम में जो प्रॉब्लम है मैक्सिमम जो है पावर किसके पास है, यानी डच के पास है, लेकिन यहाँ पर पावर शेयरिंग की रिगार्डिंग में दिक्कत आएगी। अब इसमें कुछ राइट्स स्टार्ट हुए, लेकिन वो सॉल्व इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ी बात करेंगे हम सॉल्व की, इन्होंने कन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व किया। अब यहाँ समझते हैं श्रीलंका की प्रॉब्लम। श्रीलंका में 2 कम्युनिटी है, यहाँ पे ध्यान देना। श्रीलंका में जो मैक्सिमम लोग हैं सबसे ज़्यादा सिन्हालास है, सबसे ज़्यादा क्या यहाँ पे सिन्हालास, ठीक है। दूसरे यहाँ पे तमिलियंस, ये तमिल वो लोग हैं जो कि बहुत पहले कभी हो सकता है, यानी मैक्सिमम देखो यहाँ पे ये जो एरिया का यहाँ पे तमिलियंस लोग रहते हैं, ठीक है। ये जो इलाका है यहाँ पे तमिलियंस हैं, तो तमिलियन हो सकता है कि यहाँ पे कभी माइग्रेट किए होंगे, जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम में कुछ लोग तमिलनाडु से, इंडिया के तमिलनाडु से वो लोग माइग्रेट करके होंगे श्रीलंका में और वो वहीं से वहीं पे बस गए हैं, लेकिन ये लोग माइनॉरिटी में हैं यहाँ पे। हाँ यानी ये जो है ये आपका मेजॉरिटी में है सिन्हाला, क्योंकि सिन्हाला जो है श्रीलंका में उनकी मेजॉरिटी है और तमिल ये जो लोग हैं ये माइनॉरिटी में है, ये जो कम्युनिटी आपकी माइनॉरिटी में है। अब होता क्या है कि श्रीलंका में पूरी तरीके से मेजॉरिटिज्म को, यानी ये जो आपका टर्म है
मेजोरिटेरियनिज्म इसको फॉलो किया जाता है, यानी जो मेजोरिटी में है वो अपनी मनमानी करेगा। होता क्या है कि उन्होंने ऑफिशियली, यानी जो श्रीलंका में जो ऑफिशियली जो रिलीजन है उनका, वो उन्होंने बुद्धिज्म को उन्होंने अपना ऑफिशियल रिलीजन माना हुआ है, तो बुद्धिज्म को उन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस देने की स्टार्ट करी। सिन्हालास जो उनकी लैंग्वेज है उनको उन्होंने जॉब में प्रेफरेंस, यानी उन्होंने एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। दूसरी बात, उनको जॉब में जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई। तो इस तरीके से इनके जो तमिल स्पीकिंग जो पर्सन है उनके साथ एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया गया, उनके साथ भेदभाव किया गया। तो यहाँ के लोगों में एक नेगेटिव चीज़, एक फीलिंग आएगी कि हमारे साथ भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा है। जब ये फीलिंग आएगी तो धीरे धीरे उनके बीच में जो है गैप बढ़ता जाएगा, यानी वो लोग मिलके नहीं रह सकते। ये हमेशा से देखा गया कि जब भी किसी भी कम्युनिटी के बीच में अगर बहुत ज़्यादा सोशल गैप अगर राइज हो जाएगा, इकोनॉमिकल गैप राइज हो जाएगा, तो उनके बीच में टेंशन होना राइज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स ने भी यही किया था, डिवाइड एंड रूल, यानी जो इंडियन मुस्लिम्स और जो हमारे जो इंडियन मुस्लिम्स और इंडियन हिंदू जो उनके बीच में उन्होंने डिवाइड एंड रूल का गेम खेला। इसका मतलब क्या होता है, उन दोनों के बीच में सेपरेशन कर दिया। सेपरेशन किस बेस पे किया, एक तो पहले उन्होंने उनके इलेक्शंस यानी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम उन्होंने डिवाइड किया, यानी हिंदू को वोट देगा, मुस्लिम को वोट देगा, यानी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। इसके रिगार्डिंग में वो पूरी तरीके से बढ़ गए। और दूसरी बात हमने देखा कि मैक्सिमम जो पावर है वो हिंदूज के या कांग्रेस के अंदर जो हिंदू को डोमिनेंस था, इस तरीके से उनको धीरे धीरे उनके बीच में जो है गैप बढ़ता गया। फाइनली उसका जो रिजल्ट निकला वो निकला पार्टीशन के रिगार्डिंग में। अब यहाँ पे भी यही चीज था, जब ज्यादा ही आप देखोगे डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाएगा तमिल्स वालों के साथ, तो इन्होंने भी वही चीज किया, इन्होंने अपना एक सेपरेट यानी एक अलग देश डिमांड करने की, यानी एक अलग देश बनाने की डिमांड करना स्टार्ट कर दी। लेकिन इसके लिए वो जाहिर सी बात है, इसके लिए उन्होंने एक अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था लिट्टे। ठीक है, लिट्टे का नाम मतलब क्या था, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, हाँ, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलिम्स। ठीक है, यहां भी ये लिखा है तमिल एलिम्स, वैसे लिट्टे का फुल फॉर्म है लिबरेशन ऑफ लिट्टे टीई। ठीक है, LETE बनाया गया तमिल एलिम, यानी लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलिम। एक मिनट, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलिम। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ तमिल एलिम लिखा हो गया है, यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये बेसिकली तमिल के फेवर में या उनके इंटरेस्ट में इन्होंने एक तरह से वायलेंट रास्ता अपनाया कि हम जो अपना पार्टीशन करके रहेंगे, यानी श्रीलंका से अपने आप को अलग करके रखेंगे। क्योंकि सारी की सारी जॉब किसको मिल रही थी, वहाँ की सारी जॉब जो सिन्हालास लोगों को मिल रही थी। और उनका ऑफिशियल जो रिलीजन है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कौन सा होना चाहिए, यानी बुद्धिज्म को फॉलो करने, यानी बुद्धिज्म को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे जो है ना एक गैप बढ़ गया, यानी किसके बीच में, सिन्हालास और तमिलियंस के बीच में। जाहिर सी बात है, फिर तमिल लोगों ने फ्रस्ट्रेट होकर अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था लिट्टे। ठीक है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलिम। इसको ये लोग वायलेंट के थ्रू अपने देश को अलग करना चाहते थे, यानी श्रीलंका से अलग करना चाहते थे। लेकिन जब आप वायलेंट के थ्रू किसी देश में अगर एक अलग कम्युनिटी बनाओगे, इंडियन आर्मी, जैसे हमारे देश में इंडियन आर्मी है, लेकिन अगर आप कोई अलग ग्रुप बनाओगे और डिमांड करोगे कि हमारा एक सेपरेट नेशन होना चाहिए, अलग देश होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसके बेस पे ऐसा नहीं है कि आप एक अलग ही देश डिमांड करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी एक ब्रॉड है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो पंजाब में कुछ लोग जो हैं वो खलिस्तान की डिमांड करते हैं, यानी एक हमारा जो है पंजाब जो सिख लोग हैं उनका अलग अलग देश होना चाहिए। वो कुछ लोग हैं, ठीक है, वो एक अपना खलिस्तान देश बनाना चाहते हैं उस पंजाब को। तो अगर वो अपना कोई ग्रुप बनाते हैं, कोई भी अगर वो एक वॉयलेंट ग्रुप बनाते हैं, तो अगर वो और इंडियन आर्मी को चैलेंज करते हैं, इंडियन टेरिटरी को अगर वो वॉयलेट करने की, डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको क्या मानेंगे, हम उनको टेररिस्ट मानेंगे, या मान लीजिए हम उनको सेपरेटिस्ट कह सकते हैं। तो अगर वो वॉयलेंट ज़्यादा करेंगे तो हम उसको टेररिस्ट कह सकते हैं। सेम लिट्टे भी इस तरीके से वायलेंट रास्ते के थ्रू वो चाहते थे, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके साथ, लेकिन उन्होंने जो रास्ता अपनाया उसका नाम था एक तरह से वॉयलेंस के थ्रू वो अपने आप को अलग करना चाहते थे। अगर वो वॉयलेंस के थ्रू अलग करेंगे तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्या होगा कि आप यानी श्रीलंका की आर्मी से, यानी श्रीलंका की गवर्नमेंट से आप एक तरह से फाइट करना चाहते हो। ठीक है, तो फाइनली इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है, यानी श्रीलंकन सिन्हालास और तमिल जो श्रीलंकन है उनके बीच में एक तरह से राइट होंगे, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। और ये सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा बहुत दिनों तक चलता है और इसके बीच में काफ़ी टेंशन राइज हो जाती है, जिसके बाद फाइनली वहाँ की जो श्रीलंकन आर्मी है वो उनको जो एक तरह से उन पर अटैक वगैरह करती है, उनके रिगार्डिंग में बहुत सारे फाइट वगैरह करती है। तो ये चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा देखी है। ये चीज़ें हमने देखिए श्रीलंका में। फाइनली क्या होता है कि श्रीलंका की जब आर्मी बहुत दिनों तक जब फाइट करती है, तो फाइनली इसमें इंडियन आर्मी भी इसमें इन्वॉल्व होती है। बट इंडियन आर्मी का या जो श्रीलंकन जो यहाँ पे जो श्रीलंकन जो आर्मी है
उनका ये कहना था कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। और ये सही बात थी। इंडियन आर्मी कुछ दिनों तक के लिए वो उसमें इंटरफेयर करते हैं, लेकिन बाद में अपना वो जो अपनी आर्मी को विड्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली होता क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, जब जाहिर सी बात जब श्रीलंकन आर्मी पूरी तरीके से जब तमिल इलम को जब एक तरह से डिस्ट्रॉय करती है, यानी उनका जो हेड था, चीफ था, जो प्रभाकरन, जो उनका लिट्टे का जो हेड था, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। देन उसके बाद फिर जब पूरी तरीके से समथिंग 2007 के आसपास या 2006 के आसपास जो है उसके पूरी तरीके से लिट्टे को समाप्त कर दिया जाता है। फिर बाद में धीरे धीरे इनके बीच में एक नेगोशिएशन होता है, और आज जो है पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक मिलकर रहते हैं। तो लेकिन हमने ये देखा कि श्रीलंका में जो है पावर को, यानी पावर शेयरिंग को नहीं किया गया, जिसकी वजह से फाइनली क्या होता है, वहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। सिविल वॉर की वजह से फाइनली क्या होगा, सिविल वॉर जब स्टार्ट हो जाएगी तो दो कम्युनिटी के बीच में दंगे होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, दोनों के अपने अपने वायलेंट ग्रुप बनेंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल श्रीलंका की तो ऑफिशियल उनके साथ श्रीलंका के साथ तो आर्मी है, ठीक है, उनके साथ तो आर्मी है जो कि उनका एक उनकी गवर्नमेंट की आर्मी है। बट जो तमिलन वाले हैं, जो श्रीलंका है, उन्होंने जो अपना ग्रुप बनाया था उसको टेररिस्ट ग्रुप कहा गया। टेररिस्ट ग्रुप इसलिए कहा गया क्योंकि उनका जो रास्ता था पूरी तरीके से वायलेंट था, और इसी वजह से लिट्टे वाले जो हैं वो इंडियन टेरिटरी से हेल्प मांगना चाहते थे कि भाई वो आपके तमिल वाले लोग हैं, इंडियन जो गवर्नमेंट है वो हेल्प क्यों नहीं कर रही तमिल वालों को, ठीक है, तमिल वालों को हेल्प क्यों नहीं कर रही है, उनको उनके राइट्स के लिए वो अपनी आर्मी क्यों नहीं भेज रही है। लेकिन इसी वजह से जो है राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, वो किसी वजह से जो है वो तमिलनाडु में जाते हैं मीटिंग वगैरह में। बट लिट्टे जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेट था, और लिट्टे के हमने देखा कि उसके जो आतंकवादी थे उन्होंने बॉम्ब से जो है राजीव गांधी को जो है उड़ा दिया, क्योंकि वो लोग ज़्यादा, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रही थी किसके साथ, यानी श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि ये उनका इंटरनल मैटर था, ठीक है। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि श्रीलंका में जो है वो प्रॉब्लम बनी हुई थी, बहुत सालों तक बनी हुई। फाइनली जो है 2009 के आसपास जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, जब उनको सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली उनको जो है अपने साथ जोड़ा जाएगा, जब उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा, उनके साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं उसको समाप्त किया जाएगा, तब जाकर के वो कम्युनिटी शांत बैठेगी, और वो है एक साथ जो है एक साथ आप मिलकर किसी देश में रह सकते हो। क्यों? जब तक आप पावर शेयरिंग नहीं करोगे तब तक है आप एक कम्युनिटी को पूरी तरीके से अपने साथ जोड़ नहीं सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि श्रीलंका में जो है वो किस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, और फाइनली अगर इसी तरीके से प्रॉब्लम बनती रहती तो जाहिर सी बात है वो भी डिवाइड हो जाता। अब यहाँ पे हम देखेंगे, बट बेल्जियम में ऐसा नहीं होता, कि मैंने आपको बताया था कि बेल्जियम में जो है ना उन्होंने अपने आप को एकोमोडेट कर लिया। एकोमोडेट का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी बेल्जियम की जो समस्या थी, जो एथनिक की प्रॉब्लम थी, यानी तमिल जो वहाँ पे फ्रेंच, डच और जो जर्मन स्पीकिंग जो अलग अलग एथनिसिटीज़ के लोग थे, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को बहुत ही आराम से, बहुत ही डेमोक्रेटिक वे में उन्होंने सॉल्व किया। तो यानी जो पावर है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेजोरिटी वाले अपनी मनमानी करेंगे, जैसे कि श्रीलंका में देखा कि मेजोरिटी वाले जो अपनी मनमानी कर रहे हैं या सारी की सारी जॉब्स अपने पास रख रहे हैं, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने डिक्लेयर कर दी सिन्हालास को। तो इस तरीके से जो है वो बेल्जियम में ऐसा नहीं किया कि भाई मेजोरिटी के बेस पे आप अपना रूल करो। अब यहाँ पे देखो उन्होंने पहला, ये हमेशा क्वेश्चन में आता है कि उन्होंने इस चीज़ को कैसे सॉल्व करा। पहली बात देखोगे कि उन्होंने जो पावर, एक फेडरलिज्म बनाया। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा फेडरलिज्म ही है। फेडरलिज्म का मतलब यानी मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो पावर है वो डिवाइडेड हो गई। पावर डिवाइडेड का मतलब क्या है, यानी पावर सिर्फ एक गवर्नमेंट के पास नहीं है, यहाँ पे 3 लेवल की गवर्नमेंट बनाई गई। ध्यान देना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उनकी, यानी जो जैसे हमारे देश में सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है, यानी जो पार्लियामेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे डच वाले लोग हों चाहे वो फ्रेंच वाले लोग हों, हालांकि देश सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में अगर देखा जाए, अगर मेजोरिटी रूल फॉलो करा जाएगा तो वहाँ पे डच वालों का नंबर देखा था हमने 59% था, यानी वहाँ पे 59% था डच वालों का, तो इनकी मेजोरिटी रहती 59 सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठते। बट ऐसा नहीं किया गया, यानी दोनों को, यानी 50-50%, ठीक है, 50-50% जो है यानी दोनों के रहेंगे। कौन से वाले? डच के भी और फ्रेंच के भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मेजोरिटी वाले रूल को फॉलो नहीं किया गया, यानी दोनों को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है डच वालों को भी बराबर पावर दी गई और फ्रेंच वालों को भी बराबर पावर दी गई, ठीक है। अब दूसरी गवर्नमेंट उन्होंने बनाई हमारी स्टेट गवर्नमेंट, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, यानी जो जैसे हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं, तो यानी दूसरे लेवल पे उन्होंने बनाया प्रोविंशियल, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविंशियल यानी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या है, यानी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे देखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है
कई बार देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती है। फेडरलिज्म में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हमारे देश में जो है क्वासाई या कह सकते हैं कि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, बट यहाँ पे क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर जो है सेपरेट कर दी गई, यानी पावर जो है सेपरेट करी गई। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी, यानी वो उसके अंडर में काम नहीं करेगी, ये एक तरह से सेपरेट रहेगी, इनके पास सेपरेट पावर रहेगी। तो यानी पावर यहाँ पे डिवाइडेड किया गया 2 रीजन में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तीसरा यहाँ पे जो है आपकी तीसरा फीचर इन्होंने सॉल्व किया वो था आपका, तीसरा फीचर इनमें ब्रसेल्स, यानी जो हमने देखा कि उनकी जो कैपिटल थी, जो उनकी राजधानी थी, वहां पे उन्होंने क्या करा, जो उनकी कैपिटल थी, ठीक है, जो ब्रसेल्स उनकी कैपिटल थी, यहां पे उन्होंने क्या करा, यहां पे देखा कि हमने देखा था कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर पावर दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट में जब बराबर पावर दी गई फ्रेंच वालों को भी और डच वालों को भी, हालांकि उसमें डच मेजोरिटी में थे, बट पावर किसको ज्यादा दी गई, यानी दोनों को बराबर दी गई, ऐसा किसी को नहीं कि एक को ज्यादा दे दी गई। जबकि यहाँ पे क्या है, ब्रसेल्स में देखा हुआ कि 80% जो लोग थे, 80% लोग थे वो फ्रेंच थे, ठीक है, तो इनको पावर ज्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे भी मेजोरिटी वाले रूल को हम फॉलो नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे भी बोथ कम्युनिस्ट को भी सेम, जैसे यहाँ पे भी जो भी गवर्नमेंट होगी ब्रसेल्स की, यानी कैपिटल की जो गवर्नमेंट है, उसमें जो पावर है वो इक्वल दे दी गई, यानी इक्वल पावर दे दी गई, ठीक है, इक्वल पावर दी गई किसको, डच वालों को भी और फ्रेंच वालों को भी, ठीक है। तो यानी दोनों जगह पावर को यानी जो इक्वली डिवाइड कर दी, कि हालांकि कोई भी मेजोरिटी में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कम्युनिटी है, जो एथनिसिटीज है, उनको पावर डिवाइडेड कर दो, यानी सिंपल समझ में आया। यानी जहां पर भी लोगों को लगेगा कि भाई मेजोरिटी के बेस पे वो अपना आप को रूल कर रहे हैं, तो वो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बट जहां पर जो मेजोरिटी को नहीं देखा जाएगा, वहां पे कम्युनिटी को देखा जाएगा, या पावर को बराबर बांटा जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, तो वहां पे जो है डेमोक्रेटिक रूल को फॉलो करा जाएगा, वो वहां पे मिलके रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है डच वाले और फ्रेंच वाले जो है मिल करके साथ में रहते हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक और लेवल की गवर्नमेंट बनाई जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या था, अब यहाँ पे एक कम्युनिटी और रह गई जिसका आपको याद होगा, बहुत कम परसेंटेज में यहाँ पे थे जर्मन वाले। तो जर्मन वाले को क्या बिल्कुल इग्नोर करा जाएगा, नहीं, जर्मन वालों को भी यहाँ पर जो है एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, जिसका मतलब ये था कि अगर कोई भी कल्चर के रिगार्डिंग में, एजुकेशन के रिगार्डिंग में, मान लीजिए भाई जर्मन का अपना एजुकेशन है, जर्मन का अपना कल्चर है, उनको उसके रिगार्डिंग में आप चाहो तो मेजोरिटी वाले डच वाले जो है या फ्रेंच वाले उनकी कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रेंच वालों को या डच वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी, तो ऐसा अगर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको एक और लेवल की गवर्नमेंट बनाएगी जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है इसका काम क्या था, यानी अगर एजुकेशन के रिगार्डिंग में, एजुकेशन है या कल्चर है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी चेंज करना होगा तो यहां पर इससे परमिशन लेनी होगी, यानी किससे परमिशन लेनी होगी, यानी जर्मन वाले से भी परमिशन लेनी होगी। यानी इनमें तीनों की पावर है वैसे, यानी इसमें जर्मन, फ्रेंच, ठीक है, और डच, तीनों इसमें बराबर ही इसमें जो तीनों के तीनों जो हैं, तीनों के पास बराबर पावर रहेगी, यानी तीनों की परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। यानी इसका मतलब क्या होगा कि यानी 1% भले ही जर्मन है, फिर भी उसकी वैल्यू बराबर दी गई है कुछ रिगार्डिंग में, यानी कल्चर और एजुकेशन के रिगार्डिंग में इनके पास बराबर पावर है। यानी कल्चर और एजुकेशन के रिगार्डिंग में इनके पास बराबर पावर, किसके पास, जर्मन, फ्रेंच, डच, यानी हर कम्युनिटी को बराबर पावर दिया गया है, किसी को भी इग्नोर नहीं किया गया है, किसी को भी ऐसा ना लगे कि भाई हमारी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, भले वो 1% लोगों, उनको डेमोक्रेसी में पूरी तरीके से उनको पावर शेयरिंग दी गई है। तो ये था आपका कैसे उन्होंने एकोमोडेट करा, ये बहुत जरूरी था, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, कैसे बेल्जियम ने अपनी समस्या को एकोमोडेट करा, कैसे उन्होंने अपनी समस्या को सुलझाया, कि कहीं पे ज़्यादा फ्रेंच वाले हैं, कहीं जैसे कैपिटल में फ्रेंच वाले ज़्यादा हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में या जो पूरे ओवरऑल जो कंट्री में देखेंगे मैक्सिमम जो लोग हैं वो डच वाले और जर्मन बहुत कम है, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी समस्याओं को जो है सॉल्व करके दिखाया, प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई। तो यहाँ पर देखते हैं कि पावर जो है इक्वली शेयर किया गया, जबकि श्रीलंका में पावर जब शेयर नहीं किया गया, जिसकी वजह से बहुत तगड़े रॉयट्स होते हैं, सिविल वॉर होता है, सेपरेटिस्ट ग्रुप राइज हो जाता है, जिसको खत्म किया गया बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट, श्रीलंकन आर्मी के थ्रू। और अब जाकर के 2009 में ये जो है समस्या खत्म हुई है, पूरी तरीके से तो नहीं, लगभग हम कह सकते हैं ऑफिशियली इस समस्या को खत्म मान लिया गया है। अब जो है ये टॉपिक आपका खत्म होता है। अगला जो टॉपिक है आपका, हाँ, अब व्हाई इज अ पावर शेयरिंग डिजायरेबल, ठीक है। अब इसमें जो है अगला टॉपिक है आपका व्हाई पावर शेयरिंग इज अ डिजायरेबल, यानी पावर शेयरिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है। मैंने जैसे बताया कि पहला जो है यहाँ पे इसमें देखो पॉइंट्स बने हुए हैं।
पहली बार से जाहिर सी बात है कि अगर पावर शेयरिंग, फर्स्टली क्या होगा, अगर पावर शेयरिंग रिड्यूस होगा, जाहिर सी बात है उनके बीच में टेंशन खत्म होगी। पावर शेयरिंग जैसे जैसे रिड्यूस होगा वैसे वैसे उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स खत्म होंगे। अगर जैसे जैसे पावर शेयरिंग होगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल पावर शेयरिंग इज अ गुड बिकॉज इट्स हेल्प रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। अगर पावर शेयरिंग हो रही है यानी अलग अलग ग्रुप्स के लोग पावर शेयर कर रहे हैं तो उनके बीच में टेंशन कम होगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि भाई हमारा भी इसमें पार्टिसिपेशन है, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन है, हमें भी वैल्यू दी जा रही है और सरकार हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही है। ठीक है, तो पावर शेयरिंग जो है वो एक तरह से जो पावर शेयरिंग जो है वो आपका कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है। दूसरा, अगर पावर शेयरिंग अगर नहीं होगी तो वहाँ पे वायलेंस होंगे। जैसे हमने देखा है कि श्रीलंका में बहुत ज़्यादा वायलेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंस होगा जिसकी वजह से डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, कर्फ्यू लग जाएगा, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे कॉज हो सकते हैं अगर पावर शेयरिंग नहीं हो रही है डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के बीच में या डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। ठीक है, तो पहला तो ये है। दूसरा कह रहा है कि डेमोक्रेसी को ये जिंदा रखता है, यानी डेमोक्रेसी का स्पिरिट को जिंदा रखता है। अगर पावर शेयरिंग हो रही है तो भाई सबको उसमें, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, बाय द पीपल फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल, यानी जो जनता है, जनता का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ ही लोग जनता है, जनता तो सभी देश में जो भी लोग रहते हैं वो सब जनता है। तो मैक्सिमम जो पावर शेयरिंग है वो सभी के बीच में होना चाहिए, जितने भी सोशल ग्रुप हैं। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ पावर विद दोज अफेक्टेड बाय द इट्स एक्सरसाइज एंड वोज टू लिव विद इट्स इफेक्ट। पीपल जो भी उस जगह पर रहता है और जो भी उस रूल के अंडर में आता है, ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो उनका पार्टिसिपेशन भी उस गवर्नमेंट में होना चाहिए। उनके पास पावर भी होना चाहिए कि अपनी गवर्नमेंट से अपनी बात रख सके, अपनी बात को मनवा सके, अपनी बात को चेंज जो है कुछ जो उसके रिगार्डिंग में जो लॉज बन रहे हैं उसको वो चेंज भी करवा सके। अगर वो उसके फेवर में नहीं है, उसके इंटरेस्ट में नहीं है या उसके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो उसको इफेक्टिव वे में चेंज करा सकता है। यही इस जो है डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक तरह से चाहते हैं कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बने। लेजिटिमेट गवर्नमेंट उसी को बोला जाएगा जो कि सभी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, तो जैसे हमने पता है कि गवर्नमेंट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, वेयर गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय और रिप्रेजेंटेड बाय इट्स पीपल। ठीक है, तो यानी जो जनता के जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम डेमोक्रेटिक कहते हैं, और जनता में सभी कम्युनिटी के आते हैं, सभी ग्रुप्स आते हैं, सभी एथनिसिटीज आते हैं। और तीसरा जो है यहाँ पे प्रेसिडेंशियल, इसका मतलब क्या है, यानी ये एक तरह से ये बहुत ही ज़्यादा एक लॉजिकल चीज़ है। अगर पावर शेयरिंग होगी तो उसके अंदर कम से कम कन्फ्लिक्ट्स होंगे, लोग मिलके रहेंगे, लोग शांति यानी एक पीसफुल रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा आपस में कोऑपरेट करेंगे, मिलजुल के रहेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रूडेंशियल कह सकते हैं पावर शेयरिंग, इसलिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब जो अगला एग्जाम्पल है, जैसे बहुत सारे ऐसे देश में आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जहाँ पर अफ्रीका में ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जिनके बीच में फाइट्स होते रहते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज बहुत सारे लोगों ने उठाया है और इसी चीज़ का हमेशा हमें देखते हैं सबसे ज़्यादा वॉर डिफरेंट ग्रुप्स में होते हैं। तो पावर शेयरिंग बहुत ही रिक्वायरमेंट है एक डेमोक्रेटिक वे में। अगला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसका मतलब क्या है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ पावर शेयरिंग होती है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग मार्क्स जो लॉन्ग में आता है, कई बार आ भी सकता है। मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग जो है वो 3 लेवल पे होती है, ध्यान देना। यहाँ पे एक हॉरिजेंटल भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है, अमंग द डिफरेंट, यानी 1 2 3 इस तरीके से, यानी ठीक है, यानी हॉरिजेंटल यानी एक कह सकते हो कि ये भी एक पावर है, ये भी इसके इक्विवेलेंट है, ये भी इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से पावर शेयरिंग हो रही है। अब ये 3 ग्रुप कौन कौन से, ये आपका ग्रुप हो जाएगा एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव। दूसरा ग्रुप है आपका लेजिस्लेचर। ठीक है, तीसरा ग्रुप है आपका जुडिशरी। ठीक है, ये 3 ग्रुप है आपके। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं, इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, अब डेमोक्रेसी में जो पावर है जो है एग्जीक्यूटिव के पास, लेजिस्लेचर के पास, पहले ये तीनों का मतलब समझ लिए। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या था, यानी एग्जीक्यूटिव मींस डिसीजन मेकिंग और डिसीजन इंप्लीमेंटिंग बॉडी। ठीक है, यानी ये डिसीजन लेते भी हैं और कई बार डिसीजन को इंप्लीमेंट भी करवाते हैं। ये जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी है, लेजिस्लेचर से कॉल्ड लॉ मेकिंग बॉडी, जो कानून बनाते हैं। ठीक है, ये जुडिशरी जो है वो देखता है कि कानून अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन रन हो रहे हैं या उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन तो नहीं हुआ है। तो वो चेक करने का काम किसका, जुडिशरी का है। डिसीजन लेने का और डिसीजन इंप्लीमेंट करवाने का काम किसका, एग्जीक्यूटिव का है। और उस डिसीजन को लॉ में कन्वर्ट करने का काम जो है या बनाने का काम जो है वो लेजिस्लेचर का है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों ही एक डेमोक्रेसी के पिलर्स माने जा सकते हैं। ठीक है, इसको हम हॉरिजेंटल पावर भी कहेंगे, यानी पावर जो है इन तीनों में डिवाइड होता है। यानी एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर के बिना कुछ नहीं है। लेजिस्लेचर जो है
अगर कुछ भी गड़बड़ करता है वो जुडिशरी कह सकते हैं कि जुडिशरी भी कंट्रोल करती है, यानी ये भी ऐसा है। अब ऐसे भी कह सकते हो कि लेजिस्लेचर के बिना एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर सकता है और एग्जीक्यूटिव के बिना लेजिस्लेचर की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम डेमोक्रेटिक वे में देखते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर जो है जो वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है, या मान लीजिए या प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं हम, ठीक है, प्रेसिडेंट भी कई बार जैसे राष्ट्रपति भी है वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। और लेजिस्लेचर का पार्ट जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है, इंडिया में पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट है, ठीक है। तो हमने देखा कि जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन के बेस पे ही हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होता है, यानी जब लोकसभा के इलेक्शन ही नहीं होंगे तो प्राइम मिनिस्टर का किस काम का। और अगर प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है तो कि जब प्राइम मिनिस्टर अगर मान लीजिए किसी देश में, अगर हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है तो लोकसभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया या प्राइम मिनिस्टर जैसे मान लीजिए अगर उसके पास मेजोरिटी नहीं है तो अगर सरकार गिर जाती है तो प्राइम मिनिस्टर अपनी पावर को छोड़ देता है, तो यानी पूरी तरीके से लोकसभा या लेजिस्लेचर भी कोलैप्स हो जाती है। तो यानी एक दूसरे के बिना ये कह सकते हैं एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं, यानी ये दोनों जरूरी भी है। अगर ये दोनों अगर मान लीजिए और ये एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं, चेक एंड बैलेंस भी करते हैं। चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या है, अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ करी तो लेजिस्लेचर उसको हटा भी सकता है, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू हटा सकता है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव जो है अपनी अगर उनके पास मेजोरिटी है तो कई जो है लेजिस्लेचर के मेंबर अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो उनको वो डिसीजन ले सकता है, चेंज कर सकता है, बदल सकता है, ठीक है। और जुडिशरी जो है वो ये चेक करती है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर है चाहे एग्जीक्यूटिव है, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर कुछ भी अपनी पावर को 10 साल का इंक्रीज कर ले कि मैं 10 साल के बाद ही अब अपनी पोस्ट से हटूंगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन माना जाएगा। या लेजिस्लेचर जो है कुछ भी ऐसा रूल बना दे कि जो कि पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को वॉयलेट करते हो, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। यानी तीनों एक दूसरे के कह सकते हो कि चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं, ठीक है, ये डेमोक्रेसी में। और पावर तीनों के पास है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के पास भी है, लेजिस्लेचर के पास भी है, जुडिशरी के पास भी है। तो इन तीनों के अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग टर्म्स हैं और ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ये 3 ऑर्गन हो गए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, यानी पावर इनके बीच में डिवाइड होती है। दूसरा है पावर ऑन द शेयर ऑफ डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे लेवल्स के ऊपर, ठीक है, इसमें हम बात करेंगे लेवल्स। इसको हम कह सकते हैं कि हाँ, इसमें वर्टिकल्स भी हो सकता है, इसमें लेवल्स होगा। जैसे इसमें पहला लेवल ये इस तरीके से चलेगा, ठीक है, ये एक लेवल ये है, फिर दूसरा लेवल ये है, तीसरा लेवल ये है, ठीक है। तो यानी इस तरीके से लेवल चलेगा, ठीक है। इसमें हमने देखा कि इसमें जब हॉरिजॉन्टल तो ये वर्टिकल होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा लेवल्स, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा हमारा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा हमारा लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, ये इंडिया के रिगार्डिंग में है। तो पावर जो है वो 3 लेवल पे डिवाइड हो गई है हमारी, ठीक है। तो वो जैसे कह सकते हैं फॉर एग्जांपल सेंट्रल लेवल एक लेवल हो गया, स्टेट लेवल जो है उससे छोटा हो गया, लोकल गवर्नमेंट जो सबसे छोटा हो गया। यानी पावर जो है 3 लेवल पे डिवाइड हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से पावर जो है हमारे डिफरेंट लेयर्स पे हो गई। तो ये पावर का जो हमारा अमंग डिफरेंट लेवल पे हो सकता है, ठीक है। और इन सबके ये जो पावर इनके बीच में जो डिवाइडेड है वो किससे हो रही है, वो सारी पावर आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। सो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में सारी की सारी लिस्ट दी गई कि भाई इसके पास कितने पावर्स हैं, इसके पास कितनी पावर्स है और इसके पास कितनी पावर्स है, ठीक है। जैसे 97 है, 67 है, ठीक है। और इस तरीके से पावर इसमें बीच में डिवाइडेड होती है। फिर कॉन्करेंट लिस्ट भी है। तो इस तरीके से आपने देखा हो सेंट्रल, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जो है कॉन्करेंट लिस्ट। इस तरीके से जो लिस्ट है वो हमने देखा कि इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट की भी 73rd अमेंडमेंट के बाद एक और लिस्ट तैयार करी गई है, ठीक है, जो कि स्पेशली पावर देता है लोकल गवर्नमेंट को। तो ये जो है दूसरा लेवल था वो हमारा पावर जो डिफरेंट लेवल में डिवाइड होती है, ठीक है। ये अमंग द है, ये ध्यान रखना, ये अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ये अमंग द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स, ये लेवल्स पे ध्यान देना, ये लेवल्स पे फोकस करता है, ठीक है। और ये ऑर्गन, ठीक है, और ये डिफरेंट अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ये ऑर्गन के ऊपर बात करता है, ठीक है। अगला जो है आपका तीसरा जो हमारा जो है पावर शेयर हो रहा है वो हमारा हो रहा है आपका अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स का मतलब क्या हो गया, सोशल ग्रुप्स का मतलब हो गया जैसे अभी हमने देखा श्रीलंका में जो डिफरेंट ग्रुप्स है वहां पे कौन कौन थे, ठीक है। वहां पे श्रीलंका में जो जैसे तमिल्स हैं या वहां पे जो सिन्हालाज हैं, तो पावर जो है उनके बीच में डिवाइडेड हो रही है, पावर जो है उनके बीच में डिवाइड हो रही है। बट वैसा नहीं है जैसे बेल्जियम में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, यहाँ पे
डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है, डिफरेंट एथनिसिटीज़ के लोग हैं, अगर ये पावर अगर इनको रियलाइज नहीं हो, जैसे पार्लियामेंट में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह से सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही सारे लोग लोकसभा में जाते हों, या ऐसा तो नहीं है हमारे देश में, ठीक है। लॉ जो मेकिंग है हमारे देश में, उसमें नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, हर जगह के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, हर कम्युनिटी के लोग आते हैं, हर रिलीजन के लोग आते हैं। तो यानी पावर जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में डिवाइड हो गया है, यानी हर जगह के। फिर हमारे इसके अलावा हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट भी है, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट फॉर एग्जांपल जो जहाँ पे जिस कम्युनिटी की मेजोरिटी होगी, कई बार ऐसा भी देखा गया कि वहाँ पे उसके रिप्रेजेंटेटिव मतलब लेजिस्लेचर का पार्ट होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में चाहे कोई भी सेक्शन हो उसको रिप्रेजेंटेटिव दिया गया है, यानी लोकसभा है, इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे किसानों का ग्रुप्स हो सकता है, या मान लीजिए या जो विलेज में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनका ग्रुप्स हो सकता है। इसके डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं। तो पावर हम कह सकते हैं डिफरेंट जो ग्रुप्स के बीच में डिवाइडेड हो रहे हैं, चाहे एथनिसिटीज के रिगार्डिंग में मान लो, या जैसे फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, पावर उनको भी दी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लोकसभा में सीटें रिजर्व करी गई हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और अब तो विमेंस के लिए भी रिगार्डिंग बात चल रही है, ठीक है। तो पंचायतों में ऑलरेडी हो चुका है, कहीं 50% से ज़्यादा सीटें रिजर्व हैं वुमेन्स को पंचायतों में, यानी हम महिलाओं को पावर दे रहे हैं। डिफरेंट रिलीजन के लोग पावर में हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग पावर में हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो पावर है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में हो रहा है शेयरिंग। तीसरा जो है लास्ट जो है हमारा फोर्थ जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज कि आपके पास फ्रीडम है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज को रन कर सकते हैं। बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसके अलावा कई सारी रीजनल पार्टीज हैं कि हमारे यहाँ बहुत, और हर पार्टी जो है किसी न किसी एक ग्रुप को, किसी न किसी कम्युनिटी को लीड करता है। जैसे किसानों पे बहुत सारी पार्टीज हैं जो कि किसानों के फेवर ज़्यादा करता है, ठीक है। जैसे हमने देखा भी लॉकडाउन के जो 2021 में देखा, किसानों के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने किस तरीके से पूरी तरीके से किसान जो बिल था उसको पूरे वापस करवाने में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करा था। तो इसके अलावा जैसे कम्युनिस्ट की पार्टीज़ है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिज्म और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPIM, CPI, ठीक है। तो ये जो हमारी दो पार्टीज़ हैं, इसके अलावा रीजनल पार्टीज़ हैं। फिर कई बार नेशनलिज्म को प्रमोट करने वाली जैसे पार्टी है बीजेपी है, या कांग्रेस जो है सेकुलर पार्टी जो सेकुलर आइडिया को ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है जिसमें डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग, डिफरेंट रीजन के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे सबको मौका मिलता है अपनी अपनी आइडियोलॉजीज के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पार्टी बनाने का। दूसरा है हमारा प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? ये प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो पर्टिकुलर किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट में किसी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट बनते हैं। प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिकल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट यूनियन है, ठीक है, ऑटो वाले यूनियन है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली में ऑटो यूनियंस ने जो है पिछले कई इलेक्शंस में केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी का जो है सपोर्ट करा था। तो इस तरीके से देखते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल जो ग्रुप्स है, किसानों की जो जैसे प्रेशर ग्रुप्स हैं, उन्होंने पूरी तरीके से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि भाई जो हम जिस ग्रुप के लोग हैं, किसान हम हैं, तो हमारा किसानों के इंटरेस्ट में या फेवर में आप जो है लॉ बनाइए और हम आपको सपोर्ट करेंगे बाई वोटिंग के थ्रू। और आप अगर वोटिंग के थ्रू सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात, अगर आपने वैसे बात नहीं मानी तो हम प्रेशर डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वो एजिटेशन भी कर सकते हैं, वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, वो कई मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने का काम करते हैं और जिससे वो गवर्नमेंट जो है कई बार इनको सपोर्ट के लिए जो है इनके रिगार्डिंग में लॉ बनाते हैं। और कई बार जो इनकी कम्युनिटी से भी लोग पावर में जाते हैं और जिसकी वजह से जो है कई बार पावर चेंज भी होता है और इनका रोल भी ये होता है कि गवर्नमेंट बनाने में इनका काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि पावर शेयरिंग जो है डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स में होता है, डिफरेंट पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी में क्या है कि अब ये सब अगर अलाउ नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो प्रेशर ग्रुप का होना, पॉलिटिकल पार्टीज का होना, डिफरेंट ऑर्गन्स का होना, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का होना और डिफरेंट जो है पावर जो डिफरेंट लेवल पे होना और डिफरेंट अमंग द पावर यानी डिफरेंट अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड होना। यानी पावर जितना डिवाइडेड होगा वो डेमोक्रेसी के लिए उतना बेटर है। पावर जितना सेंट्रलाइज होगा, एक बंदे के पास होगा, इंडिविजुअल के पास होगा, ग्रुप के पास होगा, तो वो डेमोक्रेसी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। पावर का जितना आप डिवाइड करोगे, डिसेंट्रलाइज करोगे, तो पावर को हम कह सकते हैं पावर शेयरिंग उतना ही ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करेगी और वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत नेसेसरी है। अब लगभग आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो आशा करता हूँ यह चैप्टर आपको समझ में आया होगा, पावर शेयरिंग कितना नेसेसरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग के बिना कोई सोसाइटी काम नहीं कर सकती है। तो पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगली क्लास में हम फेडरलिज्म पढ़ेंगे। जिस बच्चों को फेडरलिज्म नहीं समझ में आता वो भी वो समझ सकते हैं, जो 10th में वो भी समझ सकते हैं, जो अदर क्लासेस में वो भी समझ सकते हैं, जो कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं वो भी समझ कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।